बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 8 नवंबर है। दो अहम मामलात पर इस वीडियो में बात करूंगा। एक तो इस वक्त रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जुड़वां शहरों में क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की, रास्ते बंद करने की कॉल दी। उसके बाद जुड़वां शहरों के मकीन किस खौफ का शिकार है। दूसरा इंतहाई अहम मामला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने CNN को एक इंटरव्यू दिया है और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM की हुकूमत की जानिब से अब तक जो सबसे बड़ी दलील जो इमरान खान साहब पर कातिलाना हमला हुआ उसके जवाब में सामने लाई गई, वो जब दलील सामने रखी गई इमरान खान साहब के, उन्होंने इसका क्या जवाब दिया, साथ ही इमरान खान साहब के पास क्या सबूत हैं, उसके हवाले से उन्होंने CNN की बैकी एंडरसन को क्या बताया। इन तमाम मामलात पर वन बाय वन बात करेंगे। इस वक्त एक चीज़ बिल्कुल आगाज़ में इस वीडियो के मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले, उसको फॉलो करने वाले जो सियासी कारकुनान हैं, जो आम आवाम है जो उनको फॉलो करती है, उनको एक बात याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून और कोई भी जमहूरी मुआशरा किसी भी इंसान को अपने हक में आवाज़ उठाने की इजाज़त देता है, उसके लिए एहतजाज की और प्रोटेस्ट को रजिस्टर करवाने की इजाज़त देता है। लेकिन दिस कैन नॉट बी डन एंड दिस शुड नॉट बी डन एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। कि आप ये नहीं कर सकते, ये किसी तरीके से किसी भी जमात को ज़ेब नहीं देता कि आप इस एहतजाज को रिकॉर्ड करवाते हुए जो दीगर शहरी हैं उनके लिए तकलीफ़ का सबब बने। इस वक्त वो दलील जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, जब खादिम रिजवी साहब का धरना हो रहा था, जब तहरीक लब्बैक जो है वो धरने करती थी, जिस वक्त मौलाना फजलुर रहमान ने आकर धरना दिया था, जब वो दलील इस्तेमाल करते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, शहर के रास्ते बंद हो रहे हैं, बुज़ुर्गों को, बीमारों को, एम्बुलेंसेस को रास्ता प्रॉपर मिलना चाहिए, जो तलबा हैं उनकी तालीम का हर्ज नहीं होना चाहिए, तो एक सोल सर्चिंग जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को भी करने की ज़रूरत है कि ज़रूर आप अपना आइनी हक इस्तेमाल करें, लेकिन उसके लिए उस हक को इस्तेमाल करते हुए उस नहज पर ना जाएं कि लोग जो है वो अपने कारोबार के लिए, लोग अपनी आम जो ज़िंदगी है उसके मामूल में खलल महसूस करने लगें, आपसे तकलीफ़ महसूस करने लगें। और एक वाक़या जो गुज़श्ता रोज़ पेश आया, जब एक्सप्रेस न्यूज़ के रिपोर्टर इमरान असगर, उन्होंने जो बीपर दी, अगर आप उस बीपर को सुने उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि अगर इससे भी तल्ख बात होती तब भी किसी सियासी जमात के कारकुनों को ये ज़ेब नहीं देता कि अगर एक चैनल की पॉलिसी कुछ है और आपकी रिजेंटमेंट है उसके ख़िलाफ़, उसका ये तरीक़ाकार नहीं है कि उसका एक आम वर्कर जो उस पॉलिसी को कंट्रोल नहीं करता, आप उसको रास्ते पर रोक कर तशद्दुद का निशाना बनाएं, उसको मैन हैंडल करें, या फिर उसका जो अमला वहाँ पर मौजूद है आप उसके साथ ज़्यादती करें। ऐसा करने से कोई भी सियासी जमात, कोई भी गिरोह अगर वो ऐसा करता है तो आप इस बात पर यकीन रखिए कि आप अपने लिए और अपने हक में आवाज़ें ढूंढ नहीं रहे, बल्कि जो लोग आपके हक में आवाज़ उठा भी सकते हैं आप उनको अपने खिलाफ कर रहे हैं। इस्लामाबाद की और रावलपिंडी की सूरत हाल ये है कि रावलपिंडी में जो सबसे मेन आर्टरी है, जो सबसे मेन शाहराह है, मरी रोड, वो मुकम्मल तौर पर बंद है। 6 रोड और फैज़ाबाद के दरमियान, बिल्कुल अब ऐन सड़क के दरमियान शामियाने लगा दिए गए हैं, कनातें लगा दी गई हैं, कुर्सियां रख दी गई हैं, साउंड सिस्टम पहुंचा दिया गया है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो रास्ते इन दो शहरों को, जुड़वां शहरों को मिलाते हैं, वो तकरीबन तमाम के तमाम बंद कर दिए गए हैं। एयरपोर्ट का रास्ता भी बंद करने की कोशिश की गई, उसके हवाले से भी बातचीत चल रही है। मोटरवे जो है उसको आमदोरफ्त के लिए बंद करने के जो है वो इतलात मौजूद है। मैं अब से थोड़ी देर पहले जब मरी रोड पर ट्रैवल कर रहा था, मुझे बहुत मुश्किल से जिग जैग करके और अंदरूनी रास्ते इस्तेमाल कर जो है वो करने पड़े यहाँ पर आने के लिए। इसके अलावा जो जुड़वां शहर हैं उसमें जो रावलपिंडी है वहाँ पर तालीमी इदारे, उनको बंद करने का नोटिफिकेशन हो गया है। साथ ही जो रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस सारे काम में, इस एहतजाज में, रास्ते बंद करने में मौसर या कारगर साबित हो सकते हैं, इसी तरह PTI का जो लॉन्ग मार्च का प्लान, तब्दील होता हुआ प्लान जो है उसकी सक्सेस में किरदार अदा कर सकते हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन के जो अब इतलात सामने आ रही हैं, परवेज़ खटक, शेख राशिद शफीक, आमिर कियानी, अली अमीन गंडापुर, मलिक आमिर डोगर समेत दीगर नाम जो हैं वो इस वक्त सामने आ रहे हैं। और जो शहर इक़्तिदार है इस्लामाबाद और उसका जुड़वां शहर रावलपिंडी, यहाँ के मकीन इस वक्त एक खौफ का शिकार हैं। उन्हें नहीं मालूम कि आने वाले दिनों में इस शहर में
امن عامہ کی صورتحال کیا ہوگی، ان کے کاروبار، ان کے گھر، ان کی املاک محفوظ رہیں گی یا نہیں، جو بچے ہیں ان کا تعلیمی مستقبل اگلے چند روز کیا ہوگا۔ لیکن تحریک انصاف جو ہے اس کے ورکر سے جب آپ بات کریں تو ان کا موقف یہ سامنے آتا ہے کہ وہ یہ سب ایک بہتر مستقبل کے لیے کر رہے ہیں، اور اس پروسیس میں چند تکالیف ہیں جو کہ تمام لوگوں کو مل کر اٹھانی چاہیے۔ بہرحال اس میں ہر ایک کا اپنا ویو پوائنٹ ہے۔ آ جاتے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر۔ عمران خان صاحب نے جو انٹرویو دیا، ایک بہت ہی اہم وقت پر یہ انٹرویو جو ہے سامنے آیا، اور یہ جس وقت اس انٹرویو کو لیا جا رہا تھا یہ عین وہ وقت تھا جس وقت ایف آئی آر جو ہے وہ رجسٹر ہو رہی تھی۔ ایف آئی آر کی سٹوری آپ کے سامنے، میں اس پر نہیں جاؤں گا، لیکن بیکی اینڈرسن جو سی این این کی اینکر ہیں، پروگرام ہوسٹ کرتی ہیں، انہوں نے پہلے بھی متعدد مواقع پر عمران خان صاحب کا انٹرویو کیا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں۔ بڑا زبردست قسم کا انٹرویو کنڈکٹ کرتی ہیں، انتہائی اہم سوالات انہوں نے کیے ان الزامات کے حوالے سے جو عمران خان صاحب نے اپنے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے کے بعد لگائے، اور ان الزامات کے حوالے سے بیکی اینڈرسن نے پوچھا کہ آپ نے پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور ایک سینئر انٹیلیجنس افسر پر خود پر ہونے والے قاتلانہ حملے کا الزام لگایا ہے، یہ بہت سنجیدہ اور سنگین الزام ہے، آخر آپ کے پاس اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس پر عمران خان نے کہا کہ دیکھیں بیکی، یہ منصوبہ 2 ماہ پہلے بنایا گیا تھا، میں عوام کے سامنے گیا اور 24 ستمبر کو میں نے اس منصوبے کے حوالے سے پہلے ہی بتا دیا تھا، لیکن اس کے لیے اس حملے کا پس منظر سمجھنا ضروری ہے کہ آخر مجھے یہ سب کچھ کیسے پتہ چلا۔ اس سب کا آغاز ہوا جب مجھے حکومت سے اتارا گیا۔ اس وقت یہ توقع کی گئی کہ ہماری جماعت تتر بتر ہو جائے گی، لیکن ہوا اس کے بالکل الٹ۔ جو 2 خاندان 30 سال سے حکمرانی کر رہے تھے، ان کی واپسی پر زبردست عوامی رد عمل سامنے آیا، اور بجائے اس کے کہ میری جماعت کمزور ہوتی، ہم مضبوط تر ہوتے گئے۔ ہماری جماعت نے ضمنی انتخابات میں 75% کامیابی حاصل کی، پھر کچھ کوششیں ہوئیں کہ مجھے دوڑ سے فارغ کیا جائے، مجھے نااہل کرنے کی کوشش ہوئی، دہشت گردی کا پرچہ ہوا۔ یہاں پر جو ہے وہ اینکر ان کو روکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ سب ہمیں معلوم ہے، بہت احترام سے میں آپ کے پاس موجود ثبوتوں کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے پاس ثبوت کیا ہے کہ آپ اتنا سنگین الزام لگا رہے ہیں۔ اس پر عمران خان کہتے ہیں کہ بیکی بہت احترام سے، اگر لوگوں کو پس منظر کا علم نہیں ہوگا تو وہ کیسے یقین کریں گے کہ یہ قاتلانہ حملہ کیوں ہوا؟ وجہ یہ بنی کہ مجھے راستے سے ہٹانے کی جب تمام کوششیں ناکام ہوئی تو ایک ایجنسی نے ایک ویڈیو بنائی جس میں میرے اوپر توہین مذہب کا الزام لگایا گیا۔ پھر ایک صحافی جس کا اس ایجنسی سے تعلق ہے، اس نے یہ ویڈیو شیئر کی کہ کیسے میں نے لوگوں کے مذہبی جذبات سے کھیلا ہے۔ پھر حکومتی جماعت کی وزیر اطلاعات اور سابق وزیر اعظم کی بیٹی مریم صفدر نے میڈیا پر جا کر میرے اوپر لوگوں کے جذبات مجروح کرنے کا الزام لگایا۔ یہ وہ وقت تھا جب میں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ مجھے مروا کر الزام لگایا جائے گا کہ کسی مذہبی جنونی شخص نے یہ کام کیا ہے۔ اس پر بیکی اینڈرسن کہتی ہیں کہ عمران خان، آپ کے الزامات کی بہت سختی سے تردید کی گئی ہے، مجھے یہ آپ کے سامنے رکھنا ہوگا کہ وزیراعظم شہباز شریف نے آپ پر حملے کی مذمت کی ہے اور جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے آپ کے الزامات کو یکسر مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ عمران خان کے ان پر، وزیر اعظم پر اور سینئر انٹیلیجنس افسر پر الزامات نہایت بے ہدہ ہیں۔ یہ واقعہ اس صوبے میں پیش آیا جہاں عمران خان کی جماعت کی حکومت ہے۔ ملٹری نے بھی آپ کے الزامات کی مکمل تردید کی ہے اور کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خاص طور پر ایک سینئر آفیسر پر لگائے گئے بے بنیاد الزامات قطعی قابل قبول نہیں۔ پاکستان کی فوج ایک نہایت پروفیشنل ادارہ ہے اور اس کو ایک پروفیشنل ادارہ ہونے پر فخر ہے جس میں اندرونی محاسبے کا زبردست نظام موجود ہے۔ پاکستان کی وزارت اطلاعات نے ایک اعترافی ویڈیو جاری کی ہے جس کی سی این این تصدیق نہیں کر سکتا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ جو پاکستانی میڈیا کا آپریٹ کرنے کا سٹائل ہے، جو انٹرنیشنل میڈیا کا، کہ انہوں نے خود کو اس ویڈیو کے ساتھ ڈس ایسوسیٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کی تصدیق نہیں کر سکتے، لیکن وزارت اطلاعات نے یہ ویڈیو جاری کی اور ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ وہ اس ویڈیو کو پورٹرے کرنے کا ہمیشہ طریقہ کار ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کی آزادانہ طریقے سے تصدیق نہیں کر سکتے، جس میں ایک نامعلوم شخص موجود ہے جو تسلیم کرتا ہے کہ اس نے یہ حملہ کیا، اور اس ویڈیو میں اس بندے نے بتایا ہے کہ وہ آپ کو اس لیے مارنا چاہتا تھا کیونکہ آپ کے مطابق آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ تو کیا یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اس شخص کا آپ کے اور آپ کی جماعت کی پالیسیوں کے خلاف انفرادی فعل تھا؟ اس پر عمران خان کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ شوٹر ایک نہیں 2 تھے، ایک کی فائرنگ سے میں نیچے گرا اور دوسرے بھی گرے،
हम तो इसलिए बच गए कि मजमे में मौजूद एक शख्स ने हमलावर का हाथ पकड़ लिया था, वरना तो हम मर चुके होते। फिर जब हम गिर रहे थे तो सामने से एक फायर आया जो हमारे सर के ऊपर से गुजरा। देखें, ये मुझे मारने का एक सोचा समझा मंसूबा था जिसका हमें इल्म था, और मैंने ये बात रिकॉर्ड पर कही थी। मैंने बताया था कि ये वाक़या होगा और उसके बाद इसका इल्ज़ाम एक मजहबी जुनूनी शख्स पर लगाने की कोशिश की जाएगी। और फिर ये देखें इस वाक़े के बाद क्या हुआ, किस तरह इसको कवर अप करने की कोशिश की गई। इसलिए मैंने आज़ाद तहकीकात का मुतालबा किया है। अगर आज़ाद तहकीकात हों तो ऐसा इन मुल्ज़िमान के होते हुए मुमकिन नहीं, क्योंकि तहकीकाती इदारे इनके मातहत हैं। इसी वजह से मैंने पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस से अपील की है कि आज़ादाना तहकीकात करवाएँ, और अगर मेरे इल्ज़ामात दुरुस्त साबित ना हुए तो वो तहकीकात में साबित हो जाएंगे। मुझे तो वाक़यात का तसलसल मालूम है, और फिर जो कवर अप हो रहा है, और वो भी हमारे सामने मौजूद है कि ये मंसूबा किस तरह 2 महीने पहले बनाया गया। अब यहाँ पर वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जिसमें वो दलील मौजूद है जो कि पीडीएम की तरफ से, बहुत सारे सहाफ़ियों की तरफ से, हुकूमत के जमात के साथ ताल्लुक़ रखने वाले सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की तरफ से, आम बहुत सारे लोगों की तरफ से एक सवाल आया, और एक जेन्युइन किसी भी शख्स के जहन में ये सवाल आ सकता है कि जब भी कोई जुर्म होता है, उस जुर्म के सरजद होने के बाद तफ्तीश का एक अहम पहलू ये होता है कि ये तलाश किया जाए कि इसका बेनिफिशरी कौन है। अगर एक वाक़या हुआ, एक जुर्म सरजद हुआ, तो फिर आप ये खोजने की कोशिश करते हैं कि कौन वो शख्स है जिसको इसका फ़ायदा हुआ होगा। अब जो सवाल बहुत ज़्यादा उठाया गया शद्दोमद से, एक दलील जो है वो सामने रखी गई कि देखें, इस वाक़े में अगर खुदा न खास्ता इमरान खान जान से चले जाते फिर तो समझ आती थी, लेकिन क्योंकि उनकी जान नहीं गई, लिहाजा ये अब दलील दी जा रही है कि इमरान खान साहब हो ना हो इसके बेनिफिशरी हैं, इसका फ़ायदा हुआ है, उनकी मकबूलियत में इजाफ़ा होगा, उनको पॉलिटिकल माइलेज मिलेगी, वो इसको अपने जो मुखालिफिन हैं उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकेंगे। ये जो सवाल है, अब ये सवाल फ्रेम कैसे किया? ये सवाल फ्रेम किया, उन्होंने कहा कि आपने अमेरिका और दीगर एक्टर्स पर आपकी हुकूमत के ख़ात्मे का इल्ज़ाम लगाया, और आपने वाज़ेह किया कि आप दोबारा इक़्तिदार में आना चाहते हैं। अब बग़ैर सबूत के ऐसा इल्ज़ाम लगाना आपके सियासी अज़ाइम को सपोर्ट करता है, इस ख्वाहिश को कि आप इक़्तिदार में वापस आना चाहते हैं। आपके नक्काद जो क्रिटिक्स हैं वो तो यही कह रहे हैं। इस पर इमरान खान कहते हैं कि बैकी मुझे इक़्तिदार में, और जो इमरान खान का जवाब है वो फेंकने वाला नहीं है, वो बहुत मुदल्लिल जवाब है कि क्यों वो इसके बेनिफिशरी नहीं है या क्यों उनको इस वाक़े की ज़रूरत नहीं थी। इमरान खान साहब कहते हैं कि बैकी मुझे इक़्तिदार में वापस आने के लिए इस हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में मकबूलियत का कोई एक सर्वे ऐसा नहीं जो हमारी हिमायत में ना हो, जो हमारे हक़ में ना हो। 75% ज़िमनी इंतख़ाबात हमने जीते। हमें अपनी सियासत चमकाने या शोहरत के लिए कातिलाना हमलों का इल्ज़ाम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें मालूम है कि क्या हो रहा है। जिन लोगों पर इल्ज़ाम लगाया उनमें से 2 ऐसे हैं जिन पर कत्ल व गारत के इल्ज़ामात पहले से मौजूद हैं। मैसाकेर्स के सानेह मॉडल टाउन में 12 अफराद को मारा गया और 60 लोगों को गोलियां मारी गई। उन पर लोगों के मावराए अदालत कत्ल के इल्ज़ामात पहले से मौजूद हैं। ये कोई पहली मरतबा नहीं हुआ। जहाँ तक इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसर का ताल्लुक़ है तो हमें मालूम है कि कातिलाना हमले का प्लॉट कैसे अनफोल्ड हुआ, कैसे सामने आया। हमें मालूम है कि वीडियो किसने बनाई, किस सहाफ़ी के पास कैसे आई और कैसे इस मामले को कवर अप करने की कोशिश की। इसके बाद जो है वो बैकी कहते हैं, अच्छा मुझे पूछने की इजाज़त दें, पैमरा ने आपकी तकारीर पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाने का हुक्मनामा जारी किया, फिर फ़ौरन वज़ीर-ए-आज़म ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इस पाबंदी को हटाया, तो ये आपके इल्ज़ामात के बाद भी एक अच्छा तासुर था, गुड फेथ में नज़र आता है कि वो आपके ऊपर से पाबंदी उठा रहे हैं। क्या आप भी ऐसा समझते हैं? इसमें इमरान खान कहते हैं कि बैकी 2 बातें हैं। एक तो ये कि इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया पर ऐसी कदगने लगाई जा रही हैं, ऐसा क्लैंप डाउन हो रहा है कि माजी में उसकी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान के एक बेहतरीन तहकीकाती सहाफ़ी अरशद शरीफ को कीनिया में मार दिया गया। ये सहाफ़ी मेरे ख़िलाफ़ इक़्तिदार से हटाए जाने के प्लॉट पर तहकीकात कर रहा था। उसे पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, फिर यूएई से कीनिया जाना पड़ा जहाँ उसको मार दिया गया। मेरे 2 करीबी साथी, मेरे चीफ़ ऑफ स्टाफ और मेरे सेनेटर आज़म सवाती को नंगा करके तशद्दुद किया गया। दोनों ने इसका इल्ज़ाम सीनियर इंटेलिजेंस अफसर पर लगाया। मीडिया पर पाबंदियां ऐसी कि जिनकी मिसाल नहीं मिलती। तो ये कहना कि वो मेरे पर से पाबंदियां उठा रहे हैं, तो वो पाबंदी तो किसी भी अदालत से फ़ौरन ख़त्म हो जाती।
मेरे ऊपर किस बुनियाद पर पाबंदी लगाई जा सकती है, और ये कैसे हो सकता है कि जिस शख्स पर कातिलाना हमला हुआ हो वो अपने ऊपर हमले का जिस पर शुबा हो उसको नामजद नहीं कर सकता। इस पर जो है वो फाइनल फेजेस में जा रहा है। क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्वेश्चन करती हैं कि आप बार बार इसको कातिलाना हमला करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको पहले से मालूम था और आपने आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा किया है। मैं जानती हूँ कि आपको क्या मालूमात मैं जानना चाहती हूँ कि आपको क्या मालूमात दी गई थी और आखिर आपको ये मालूमात दे कौन रहा था जो इन इल्ज़ामात को दुरुस्त साबित कर सके। इस पर इमरान खान साहब ने अपनी वो बात दोहराई जिसने शायद बहुत सारे लोगों को हैरान कर दिया। करीनज़ क़यास बात यही है, सबके जहनों में यही है, लेकिन इस बात की तस्दीक इमरान खान खुद ऑन द रिकॉर्ड करेंगे। ये बात जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए पहले भी सरप्राइजिंग थी और उसका दोहराया जाना भी सरप्राइजिंग है। इमरान खान कहते हैं इस पर कि पहले तो ये कि 24 सितंबर को जैसे मैंने पेश गोई की थी बिल्कुल वैसा हुआ। दूसरा ये कि आप याद रखें मैं 3.5 साल तक इक़्तिदार में रहा हूँ, मेरे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ में ताल्लुकात हैं, मुख्तलिफ एजेंसीज़ में। मुझे कैसे पता चला? हसास इदारे के अंदर से लोगों ने मुझे बताया। क्यों बताया? क्योंकि ज़्यादातर लोग इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है इस पर नाला हैं। जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है उसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ में मुझे जेल में डाला गया, लेकिन उस वक्त भी हमने इस तरह का जबर मुशर्रफ के दौर में भी नहीं देखा। यहाँ पर इंटरव्यू का टाइम ख़त्म हुआ। उन्होंने कहा ठीक है इमरान खान साहब मेरे पास वक्त ख़त्म हो गया, आपका शुक्रिया, आप जल्द सेहतियाब हों, इसके लिए हम दुआ करते हैं। इंटरव्यू ख़त्म हो गया। शहर इक़्तिदार की सूरत हाल आपके सामने है। अगले चंद रोज़ बहुत अहम है। कहा यह जा रहा है कि नवंबर का पूरा महीना अहम है। जब तक नए आर्मी चीफ़ की तैनाती नहीं होती हालात किसी भी तरफ जा सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं मार्शल लॉ की तरफ जा सकते हैं, कुछ कहते हैं कि एक्सटेंशन भी हो सकती है, कुछ कहते हैं कि नहीं नया आर्मी चीफ़ आएगा। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में बहैसियत पाकिस्तानी शहरी, ये हमारा मुल्क है, यहाँ हम रहते हैं, यहाँ पर हमारे रिश्तेदार रहते हैं, हमारे दोस्त रहते हैं, यहाँ हमारे बच्चे रहते हैं और बच्चों ने आने वाले वक्त में भी रहना है। आपकी दलील कुछ भी हो, आप बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं इस मुल्क का नुकसान करने से गुरेज करें। अपने जो फेलो सिटीज़न्स हैं उनके हुकूक का ख्याल रखें। जब आप अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हों, अपने हकूक़ हासिल करने के लिए दूसरों के हकूक़ सलब करना कोई बेहतर दलील नहीं हो सकती। ये मेरा मैसेज इस प्लेटफॉर्म से, एंड आई होप कि जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं होपफुली वो इस मैसेज को अंडरस्टैंड करेंगे और इसको फैलाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।